हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ABC कंपटीशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपतित गद्यांश के बारे में, जो कि आपके हिंदी में दो आपतित गद्यांश आएंगे जो कि आपके 10 नंबर के होंगे और 5 नंबर की ग्रामर होगी इसमें। तो हिंदी में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और इनके इनके अनुसार ही इसका आंसर देना चाहिए। पहली चीज़ कि आपको अपठित गद्यांश कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें। अपठित गद्यांश में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार आप आंसर दें। अपठित गद्यांश को आप अपने से कोई चीज़ न जोड़ें। अपठित गद्यांश में जो लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट चीज़ उन्हें मार्क करते चलें। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखने वाली है। पहला क्वेश्चन, पहला अपठित गद्यांश, समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो एक अध्ययन किया गया है। एक अध्ययन किया गया है जिसमें भारत में तीन तीन चीज़ों की तुलना की गई। नंबर एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते। दूसरी तरफ वे बच्चे जो दुकानदार संभालते हैं पर स्कूल भी जाते हैं। तीसरे बच्चे उन समूहों के बच्चे आते हैं जो स्कूल तो जाते हैं पर दुकानदारी नहीं संभालते। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इनमें इनसे गणना तक के तथा इबारती सवाल पूछे गए हैं। दोनों ही तरह के सवालों के स्कूली बच्चों में से जो दुकानदार नहीं है, मौखिक गणना या मनगढ़ंत का प्रयोग बहुत कम किया गया है। मन सब उनके दुकानदार थे जो स्कूलों में ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इनसे यह साबित होता है कि दुकानदार से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सीधा असर उनके जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। आगे देखिए, इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे अपने हिसाब किताब लगाने में कोई गलतियां नहीं करते। उनका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूलों में बच्चों वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। ठीक, आगे लिखा है, इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमताएं हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक ही, एक कार्य तक, क्षेत्र तक ही सीमित होकर रह जाती है। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि समस्या का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है। तो समस्या का हल जो ढूंढने में जुड़ा हुआ है, देखिए क्या जुड़ा हुआ है, वो गणितीय समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जो आपने अभी पढ़ा था ना जहाँ पर। नीचे देखिए। ठीक,
अगला है, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणित का ज़्यादा प्रयोग किया है? देखिए यहाँ पर इसका आंसर है, एक तरफ जो दुकानदारी करते हैं ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है। पहला है, बच्चे रोज़मर्रा में जीवन में काम में आने वाली दक्षताओं को स्वयंता ही हासिल कर लेते हैं। नंबर 2, सिर्फ दुकानदार बच्चे गणित सीख लेते हैं। नंबर 3, बच्चों को गणित सीखना चाहिए। नंबर 4 यानी बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। तो जो इसका जो आंसर है मैन, वो ये है जो ऊपर ही दिया हुआ था। बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दुकानदारी करनी चाहिए, ये इसका फर्स्ट आंसर रहेगा। नंबर 5, चौथा क्वेश्चन है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते क्योंकि वे, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, जो दक्षताएं हमारे जीवन में काम नहीं आती उन्हें हमारा प्रदर्शन असर क्या होता है? खराब अच्छा होता है ना। ठीक। अगला क्वेश्चन छठा, इसमें आपको 10 क्वेश्चन है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करते हैं? सीमित कर देते हैं, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। बनाने में मदद करता है, संकुचित कर सकता है। तो क्या होता है कि इसे बनाने में भी मदद करता है और संकुचित क्षेत्र भी कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इक का प्रत्यय क्या है? उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं। तो चूंकि में होगा नहीं, है ना, संकुचित में है नहीं है, सीमित में है नहीं है, और सांस्कृतिक इसमें है। अगला क्वेश्चन है, मन गणित का अर्थ है। मन गणित का क्या अर्थ होता है? कि मन ही मन में आपको हिसाब लगाना, वो क्या कहलाता है? मन गणित कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया मतलब अध्ययन किया गया हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगला है, जो बच्चे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिसाब लगाने वाले सवालों से जूझते हैं वे किस प्रकार की दक्षता हासिल कर सकते हैं? तो वो गणितीय दक्षता हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। अगला गद्यांश पढ़ते हैं, नंबर 2। मनु बहन ने पूरे दिन एक डायरी लिखी, यानी ये पूरे दिन डायरी लिखती है, लेकिन एक जगह लिखा दिया गया सफाई बगैर की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है कि काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाए, जो जो पढ़ा हो उस पर टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं किया जाए। डायरी में बगैर
शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ जितना पच जाएगा वह यह मालूम हो जाएगा कि बातें हुई हो वो लिखी गए जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझाया। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है। ये इबादत करने जैसी विधा है, यानी ईश्वर के करने जैसी विद्या है। हमें मतलब कठिन परिश्रम है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप में प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे वह कोई भी बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना की जा रही हो, जिससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो पहला क्वेश्चन है, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो उन्होंने डायरी में बगैर शब्द का प्रयोग किया था, यानी वो अपने लिए। नंबर 2, गांधी जी ने बगैर शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? क्योंकि वह बगैर शब्द का कार्य विचारों की स्पष्टता नहीं था, मतलब वो अपने बारे में नहीं लिख रही थी। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए, तभी तो डायरी लिखने का कोई मंत्र होगा, है ना। अन्यथा कोई मतलब नहीं है आपका डायरी लिखने का। तो आपका आंसर ये होगा। अगला है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिसमें क्या होता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन करता है, वही क्या कहलाती है? डायरी कहलाती है, जिसमें पूरी चीज लिखे। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? अभी पढ़ा था आपने, वह हस्ताक्षर करते थे ना। गांधी जी डायरी पर हस्ताक्षर करते वह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्यों और विचारों में किस दिशा में जा रहा है। ठीक है। अगला है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन, तो ये अभी भाव समास है। ठीक है। ये कुछ ग्रामर क्वेश्चन भी आ जाते हैं बीच बीच में गद्यांश में। पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ क्या होगा? जो पढ़ा हुआ है उतना आत्मसात किया गया हो, तो वो क्या कहलाता है? पढ़ा हुआ। अगला है, कार्य शब्द का तद्भव क्या होगा? यानी आपको कार्य का काम होगा, है ना। ठीक है। विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। विचार में एक, तो आपका क्या हो जाएगा? वैचारिक। वैचारिक। अगला है, डायरी लिखने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो डायरी लिखने का प्रमुख उद्देश्य होता है सच्चाई स्वीकार की शक्ति प्राप्त होती है। तो हमें डायरी लिखते हैं जिससे कि हमें सच्चाई की जानकारी उपलब्ध हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेकर आते हैं आपको नया टॉपिक। ठीक, आज के लिए बस। थैंक यू, गुड बाय।